नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके से कानपुर के बिकरू एनकाउंटर जैसा मामला सामने आया है, जहां पर अवैध शराब को बंद करवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ और एक कांस्टेबल शहीद हो गया है। आरोप यह है कि अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस कांस्टेबल को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में हमले के मुख्य आरोपी यानी कि मोती धीमर के भाई एलगर धीमर को मार गिराया। अब आपको बता दें कि सिरपुरा थाना क्षेत्र में काली नदी के पास ये एनकाउंटर हुआ था और इस दौरान शराब तस्करों और पुलिस के बीच गोलीबारी भी हुई थी। अब मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाना चाहती हूं। मंगलवार देर शाम पुलिस की टीम कासगंज के नगला धीमर गांव में पहुंचती है इस उद्देश्य से कि वहां पर अवैध शराब के धंधे को बंद कराया जाए। कानून के इस खस्ता हाल राज्य में अपने ही पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र और सब इंस्पेक्टर अशोक पाल बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो जाती है और अशोक पाल जो इंस्पेक्टर हैं उनका इलाज इस समय अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। अब आपको बता दें कि खबरें जो आ रही हैं कि इस शराब माफिया ने दोनों देवेंद्र और अशोक पाल के कपड़े फाड़े, उनसे हथियार छीना और उसके बाद जब पुलिस को खबर लगी तो खबर लगने के बाद कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान मोती धीमर जो मुख्य आरोपी है, एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 11 मुकदमे हैं, वो फरार हो गया और उसका भाई एलगर धीमर मारा गया। तो आज जो पुलिस की एफिशिएंसी है उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंदोलनकारी और बेकसूर किसानों के खिलाफ इतनी बर्बरता करती है, यहां तक कि छात्रों के खिलाफ इतनी बर्बरता कर सकती है, तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे गुंडों के आगे इतनी बेबस, इतनी असहाय क्यों हो जाती है? ऐसी पुलिस इन गुंडों के आगे अपने घुटने क्यों टेक देती है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा हादसा है, जिस तरीके से इस हादसे को अंजाम दिया गया है, उससे दो सवाल और खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये पता था कि मोती धीमर एक इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है और अवैध शराब का इतना बड़ा तस्कर है, तो सिर्फ 2 लोगों की टीम वहां पर क्यों गई थी? क्या पुलिस को ये नहीं पता था कि मोती धीमर उन पर भारी पड़ सकता है? जो कि हुआ भी, हथियार छीन लिए गए, उनके कपड़े फाड़े गए। तो पुलिस इतनी इग्नोरेंट कैसे बन सकती है? और इस बात की पुलिस को क्या जानकारी नहीं थी? क्या ये काम पुलिस ने जानबूझकर किया? और दूसरा सवाल जो इस समय खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस की ही टीम से किसी ने मोती धीमर को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि पुलिस वहां पर उनके कारोबार को बंद कराने जाएगी? ये तमाम सवाल इस हादसे से खड़े हो रहे हैं। आपने देखा था कि इसी तरीके का मामला विकास दुबे के एनकाउंटर के दौरान आया था, जहां पर सीओ समेत कितने सारे पुलिसकर्मी थे जो कि मारे गए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो एक और खड़ा हो रहा है कि हम क्या किसी भी एनकाउंटर से सबक नहीं सीखते हैं? विकास दुबे के एनकाउंटर से क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबक नहीं सीखा? आज वो भी एक सवाल है कि आप अगर किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या आपके पास उतनी सुरक्षा बल है, उतने हथियार हैं कि आप किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो आप कितने तैयार हैं? आपकी सर्वेलेंस कितनी तैयार है? आपका जो पूरा तंत्र है वो कितना तैयार है? ऐसा लगता है कि विकास दुबे के एनकाउंटर से या किसी भी एनकाउंटर से यूपी की पुलिस कोई सबक नहीं सीखती है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ गद्दी नशीन हुए तब उन्होंने अपराधियों को ठोंक देने का नारा लगाया। ठोंक देने से उनका आशय था पुलिस मुठभेड़ में निपटा देने से। नतीजतन पूरे प्रदेश में झूठे सच्चे पुलिस एनकाउंटरों की जैसे बाढ़ आ गई। पूरा प्रदेश हिल गया। इन एनकाउंटरों में अनजान और अबोध माने जाने वाले 50 लोगों को तो मौत की नींद सुला ही दिया गया था। कानपुर के विकास दुबे जैसे गैंगस्टर और उसके गैंग मेंबरों को भी
मार गिराया गया, जिन पर क्रूर तरीके से 8 लोगों की, पुलिस वालों की हत्या का आरोप था। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वहां की कानून व्यवस्था और कड़ी की जाएगी, लेकिन जिस राज्य की पुलिस इतनी बेबस और इतनी असहाय है कि जिसे खुद ही गैंगस्टर्स और गुंडे उस पुलिस को मार देते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं, तो आम आदमी कितना महफूज रहेगा? ये एक और बड़ा सवाल सबके सामने इस समय खड़ा है कि अगर पुलिस के सामने गुंडे आ जाते हैं तो पुलिस वहां पर घुटने टेक देती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा फोकस इस कहानी का है वो है पनपता हुआ अवैध शराब का कारोबार। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार नया नहीं है। चाहे किसी भी कार्यकाल में आप देख लीजिए, चाहे वो बीएसपी में मायावती के कार्यकाल में देखिए, चाहे अखिलेश यादव के कार्यकाल में देखिए, या फिर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देखिए, अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता ही रहता है, चाहे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मामला पूरा उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से लेकर और जो मेरठ तक का इलाका है, जिसके बीच में ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हस्तिनापुर, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, भगवानपुर, ये जो सारे इलाके हैं, ये गंगा यमुना और जो पूरा तराई का इलाका है, वो अवैध शराब का अड्डा माना जाता है। और अड्डा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो सारे नदी के आसपास के इलाके हैं, वहां पर नदी के उस पार ये सारी शराब अवैध ढंग से इसका बिजनेस होता है, इसको स्मगल किया जाता है, और इससे भारी मुनाफा सिर्फ अवैध शराब के कारोबारी ही नहीं कमाते, बल्कि इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा एक्साइज ऑफिशियल्स, पुलिस वाले और यहां तक कि प्रशासन को भी पहुंचता है। और यही कारण है कि ये धंधा जड़ से कोई भी सरकार उखाड़ नहीं पाती। ये उम्मीद की जाती है कि मुठभेड़ सही होगी, मुठभेड़ प्रतिशोध की भावना से नहीं की गई होगी, और अगर प्रतिशोध की भावना से मनमाने तरीके से की गई है तो ये दूसरा एक आयाम पूरे प्रकरण में आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि पुलिस के परिपक्व नेतृत्व में प्रतिशोध के आधार पर कार्रवाई नहीं, बल्कि साक्ष्य गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि पुलिस की कार्य पद्धति पर कोई उंगली न उठने पाए। वर्तमान में कासगंज एटा से तो लगा हुआ ही है, लेकिन बदायूं की सीमावर्ती जनपद है और वहां से इस प्रकार की तस्करी की आम शिकायतें रहती हैं। थाना सिद्धपुरा और उधर बदायूं में उसैत और अन्य थानों के संबंधित लोगों का और तस्करों का शराब का आवागमन निरंतर बताया जाता है। तो नदी में रिवर पुलिस के माध्यम से, क्षेत्र में प्रभावी गश्त गाड़ाबंदी से इन आपराधिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बड़े छोटे अपराधी हैं। पुलिस की ज़रा सी सक्रियता से इनका मनोबल टूट जाता है और दोबारा ये शराब की भट्टी वगैरह नहीं लगाते। लेकिन किन परिस्थितियों में ये कार्रवाई नहीं हुई, ये चीज़ विचारणीय है। ये उम्मीद की जाती है कि पुलिस अधीक्षक, आईजी और एडीजी इसकी जांच करके सुनिश्चित करेंगे कि इसमें जिसकी भी त्रुटि हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और जो प्रमुख अपराधी है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। अब आपको बता दें कि यूपी के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं एक्साइज, संजय भूस रेड्डी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने एक बयान में ये कहा है, और उस बात के लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि जो पौआ यानी कि जो 180 ml का जो पाउच है जो देसी शराब का, उसकी सेल यूपी में हर महीने 2275 करोड़ की सेल है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अवैध शराब का धंधा बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये उनका ऐसा क्लेम है। लेकिन मिस्टर भूस रेड्डी से जब ये पूछा गया कि इतनी आसानी से ये अवैध शराब क्यों मिलती है, तो इसके पास उनका जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि राज्य की आमदनी इस देसी शराब से होती है। यहां तक कि जो पौवे की जो सेल मैंने आपको बताई कि 2275 करोड़ रुपए महीने की सेल है, तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य को आमदनी हो रही है शराब से, वो ठीक है, लेकिन आमदनी की आड़ में जो अवैध शराब जिसमें कि स्पिरिट मिलाई जाती है, लहान जैसी चीजें मिलाई जाती हैं,
उसकी देखरेख, उसकी धरपकड़ आज क्यों नहीं की जा रही है। मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स कई टीवी चैनल्स के लिए भी किया है और आज भी कई गांव वालों तक मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, तो लोग ऑन रिकॉर्ड इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो शराब है ये बहुत आसानी से गांव गांव में मिलती है। खासकर ये जो तराई और गंगा और यमुना के आसपास का इलाका है, उत्तराखंड और मेरठ के बीच के जो एरियाज हैं और वो जिले, वहां पर आसानी से मिलती है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में दौराला नाम का एक जगह थी जहां पर आपने देखा था कि किस तरीके से उस गांव के स्कूली बच्चे शराब पीते हुए पाए गए थे। हुच ट्रेजेडी का किस्सा नया नहीं है, कई बार आपने देखा है हुच पीकर कितनी मौतों के किस्से सामने आए हैं और इस बीच इधर 2 से 3 सालों में ये जो मौतें हैं कितनी ज्यादा बढ़ी हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपको याद होगा 2017 में जब ये सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि अवैध शराब से अगर किसी की मौत होती है तो उसको लेकर वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और उसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया जाएगा, बिल्कुल जैसे गुजरात की तर्ज पर या दिल्ली की तर्ज पर। लेकिन क्या हुआ, वो ऑर्डिनेंस अभी तक प्रोमलगेट नहीं किया गया, वो कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन जो अवैध शराब का धंधा है वो फलता फूलता हुआ चल रहा है। अब आपको बता दें कि अवैध शराब का जो धंधा है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करता है, उसमें गैंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सिंडिकेट है ये कैसे काम करता है, अगर कार्यकाल किसी का बदलता है, बीएसपी से अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकाल शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि जब कार्यकाल बदलता है तो वहां के ऑफिशियल्स का ट्रांसफर होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफर होता है और इस ट्रांसफर के दौरान कई जो कारोबारी हैं या शराब के तस्कर हैं वो या तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं एनकाउंटर के डर से, या फिर अपने आप को किसी न किसी तरीके से रीग्रुप कर लेते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा एक्साइज ऑफिशियल्स को देते हैं, पुलिस प्रशासन को देते हैं और लोकल नेताओं को भी देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मेरठ में, सहारनपुर में आपने देखा था किस तरीके से वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान कितनी बार खबरें आई हैं कि छोटी छोटी जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की दुकानें हैं, पान वाली दुकानें हैं, वहां पर ये जो छोटे छोटे नकली शराब के जो पाउचेस हैं वो मिलते हैं और इतनी आसानी से मिलते हैं, महज 15 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए में, और ये आसानी से अवेलेबल है। तो क्या वहां की पुलिस को ये बात पता नहीं है? जगह जगह पर थाने हैं, थानों में क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे जो लोकल दुकानें हैं वहां पर इस तरीके की शराब अवेलेबल है? लेकिन क्या होता है, पुलिस चुप रहती है क्योंकि पुलिस को हफ्ता मिलता है, राज्य प्रशासन चुप रहती है, सिर्फ कैमरे के सामने बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि मुनाफे का बड़ा हिस्सा प्रशासन को भी पहुंचता है इसलिए इस धंधे को जड़ से कोई भी सरकार नहीं उखाड़ पाती। आज उत्तर प्रदेश का मामला सामने आया है, पंजाब क्या इससे अछूता है, असम क्या इससे अछूता है, त्रिपुरा क्या इससे अछूता है, मेघालय क्या इससे अछूता है। किसी भी राज्य का नाम आप उठा के देख लीजिए, वहां पर नकली शराब का धंधा फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पेट्रोनेज मिलती है पुलिस की, एक्साइज ऑफिशियल्स की और वहां के लोकल नेताओं की। तो आज बड़ी बातें करने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हम माफिया कल्चर को खत्म कर देंगे, तो माफिया कल्चर आप कैसे खत्म करेंगे जब आपकी पुलिस इतनी कमजोर है, आपका प्रशासन इतना कमजोर है, तो इस माफिया कल्चर को कैसे खत्म किया जाएगा? कैमरे के सामने बड़ी बातें करना और ब्राउनी पॉइंट्स कमाना बहुत आसान है, लेकिन जड़ से उखाड़ना, खासकर अवैध शराब के धंधे को जड़ से उखाड़ना, वो शायद किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए चाहिए एक कड़ी पॉलिटिकल विल, जो कि ना तो योगी आदित्यनाथ में है और ना ही देश के किसी नेता में है। लोग कहते जरूर हैं कि उनका प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन कोई भी प्रशासन इतनी कड़ी सजा इन बूटलेगर्स के खिलाफ नहीं कर पाता है। और उसकी मेन वजह है कि उस धंधे का मुनाफे का बड़ा हिस्सा उन सारे प्रशासन के लोगों तक पहुंचता है। इस पर एक नहीं कई बार इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं और अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन आपने देखा है कि किस तरीके से ये धंधा कुछ दिन तक शांत हो जाता है, फिर आए दिन उसकी खबरें आती हैं। तो इस पर भी गौर करिएगा कि क्या वजह है कि कोई भी प्रशासन या कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकाल इस धंधे को क्यों नहीं जड़ से खत्म कर रहा है और या कर पा रहा है।
तो पुलिस की कॉम्पिटेंस, इसमें जो ये कासगंज का जो मामला है पुलिस की कॉम्पिटेंस को दिखाता है कि पुलिस जो मासूम किसान हैं, मासूम छात्र हैं, उनके खिलाफ डंडे बरसाती है, लेकिन गुंडों के खिलाफ वो खुद ही असहाय हो जाती है। तो पुलिस की जो वर्किंग्स है उसकी कॉम्पिटेंस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, और उससे भी बड़ा जो लिकर माफिया का जो धंधा है उसे खत्म करने में कोई भी प्रशासन इतना असहाय क्यों है। इस पर आप गौर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।